और झारखंड के बोकारो से भी ऑक्सीजन लखनऊ पहुंचाई गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो रोल ऑन रोल ऑफ के जरिए ट्रक्स को लाद कर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। अस्पतालों में मरीजों के बढ़ती तादाद के चलते ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ रही है और इसीलिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत आरओ सुविधा भी दी जा रही है, जिसमें ट्रक्स को ही एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाया जा रहा है और वहीं क्रायोजेनिक टैंकर्स के जरिए भी ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। तो वहीं कल भारतीय वायुसेना ने गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को उदयपुर से जामनगर पहुंचाया है। तो हमारी सुरक्षा बल, हमारी सेनाएं भी इस कोशिश में लगी हुई हैं कि राहत पहुंचाई जा सके और भारतीय वायुसेना ने भी ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अभी तक भी निभाई है और आगे भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच ऑक्सीजन से 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। हम जानते हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स लगातार काम कर रही हैं और इसके तहत आने वाले दिनों में भी हजारों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य ऑक्सीजन के उपकरण हैं जिन्हें अमेरिका से भारत तक पहुंचाया जाएगा और इसी क्रम में हमने देखा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आज पहुंच गए हैं। तो हर स्तर पर, चाहे रेलगाड़ी के द्वारा, नौसेना के द्वारा या वायुसेना के द्वारा या हवाई जरियों से ही ये कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों पे रुके नहीं। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि मौजूदा स्टॉक सहित लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल जरूरतों के लिए होगा। किसी भी उद्योग के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है और ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। देश में ऑक्सीजन सप्लाई स्थिति की समीक्षा के बाद केंद्र ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सभी ऑक्सीजन उत्पादन कंपनियों को अपनी अधिकतम क्षमता से अब लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करना है और इसे मेडिकल जरूरत के लिए सरकार को उपलब्ध कराना है। ये निर्देश दिए जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन कानून के तहत नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिए हैं कि सभी ऑक्सीजन प्लांट अपनी अधिकतम क्षमता से मेडिकल ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू करें और इसे सरकार को मुहैया कराएं। तो गैर मेडिकल उपयोग के लिए अब लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन को ही अस्पतालों को दिया जा रहा है ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो और इसलिए ये लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, इसका उद्योगों में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जितनी भी लिक्विड ऑक्सीजन देश में उत्पादित की जा रही है वो पूरी की पूरी अस्पतालों को मुहैया कराई जाएगी ताकि कोरोना से जो मरीज जूझ रहे हैं उनकी जान बचाई जा सके। और जैसा हमने आपको बताया है कि लिक्विड ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई अहम और कदम भी उठाए गए हैं और जैसा हमने आपको बताया कि अमेरिका से ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंच गए हैं। अब और कितनी तादाद में इन कॉन्सेंट्रेटर्स को एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि खबर तो यह है कि हजारों की तादाद में कॉन्सेंट्रेटर्स अमेरिका से भारत लाए जाएंगे। बिल्कुल ममता जी, जहां तक केवल यूएस की बात की जाए, केवल यूएस से नहीं, जो हमारी देश की जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो कई सारे देशों के वहां से जाकर के जो भी ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन प्लांट्स की जब बात की जाए उसको एक तरह से लेकर के आ रही हैं। एयर इंडिया ने आज सुबह आप कह सकते हैं एक तरह से यूएस की कई सारी जगहों पर से स्पेसिफिकली जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से 300 से भी ज्यादा जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं उनको भारत ट्रांसपोर्ट किया है और दिल्ली में ये जो सामान है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का वो आ चुका है। एयर इंडिया ने पहले ही अपने प्रेस स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा था कि ऐसे कई सारे हजारों की तादाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं वो चरणबद्ध तरीके से यूएस से अब आना शुरू हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ये पहला एक बड़ा कंसाइनमेंट था जो कि यूएस की तरफ से आया है, जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के रूप में था। इससे पहले सुबह ही या कल देर रात को आप कह सकते हैं कि सिंगापुर की तरफ से कई सारे जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है या जो ऑक्सीजन सप्लाईज है
वो एयर इंडिया ने एक तरह से वहां से ट्रांसपोर्ट किए भारत के अंदर। ऐसे जो स्पाइस जेट है उसने भी अपने प्रेस स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है कि वो भी कई देशों से यानी कि 10,000 टन से भी ज्यादा का जो सामान है वो लेकर के वो वापस भारत आ रही है। और ऐसे कई सारे देशों के साथ में, चाहे वो यूएई हो, सिंगापुर हो, यूएस हो, तो जो हमारी जो देश की जो तमाम एयरलाइन कंपनीज हैं वो इस समय पर एक तरह से वॉर फुटिंग के स्तर पर काम कर रही है, जिससे कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय पर भारत के अंदर, उसको एक तरह से मंगाया जा सके। तो आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज की ज्यादा बात की है तो भारत एक तरह से पूरी तरह से इंश्योर कर रहा है कि कैसे अन्य देशों के साथ सहायता ली जा सके और वहां से जल्द से जल्द सामान को लेकर के आया अरुण, क्या इस मोर्चे पर क्या हम ये मान सकते हैं कि देश में कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके जब तक ऑक्सीजन की बात की जाए। तो ये 2 टियर स्ट्रेटेजी के साथ में इस समय पर सरकार काम कर रही है, जिससे कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जा सके। अरुण, हमने ये देखा है कि सरकार हमेशा, भारत की सरकार वसुधैव कुटुंबकम की सोच को लेकर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती रही है और आगे बढ़ती रही है, जिसको जब जरूरत हुई है तब राहत का हाथ भी बढ़ाया है। अब जबकि भारत को जरूरत है, जिस तरीके के बयान अब अमेरिका से भी आ रहे हैं, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन की ओर से भी बयान आ रहे हैं और राहत की बात की जा रही है, क्या हम ये उम्मीद करें कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहायता से आने वाले दिनों में भारत के लिए भी मुश्किल थोड़ी कम हो सकती है? बिल्कुल कम होगी। काफी हद तक चीजें स्ट्रीमलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम लोग लगातार बुरी खबरों को सुन रहे हैं तो ऐसे में कई सारी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ममता जी, इस बात को समझिए कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो धीरे धीरे कई सारे अस्पताल के अंदर स्ट्रीमलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। कई सारे ऑक्सीजन बेड्स को लगाया जा रहा है। सरकार, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि 2 टियर स्ट्रेटेजी के तौर पर काम कर रही है। एक तरफ जहां सरकार ने कल बड़ा कदम लिया कि जो ऑक्सीजन का जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, चाहे स्टील कंपनीज हो या जो अन्य कंपनीज होती है जो ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई अब केवल और केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए ही की जा सकेगी। यानी इंडस्ट्रीज के जो अन्य उपयोग में जो ऑक्सीजन आती है उसको उस उपयोग को रोक दिया गया है। कल सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है। तो इससे जो ऑक्सीजन का जो सरप्लस अमाउंट बचेगा, जो कि देश में जो मेडिकल उपयोग है उसके लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो एक तरफ सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है। कल ही प्रधानमंत्री जो पीएम केयर्स फंड को एक तरफ से डाइवर्ट किया गया, एलोकेट किया गया, देश के अंदर जो सरकारी अस्पताल है लगभग 550 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाया जाएगा। और माना जा रहा है कि मई के मिड मई में आते आते ये तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट से शुरू हो जाएंगे और ऑक्सीजन जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो मिड मई तक आप मान के चल सकते हैं कि मई का जो 15 मई के आसपास आते आते काफी हद तक जो चीजें दुरुस्त होती हुई दिखाई देगी। काफी जो क्योस एक बचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के, वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइन होता हुआ दिखाई देगा। एक बात हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्र की ओर से त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं, मंजूरी दे दी गई है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भारत ने जो वसुधैव कुटुंबकम के अंदर जो विश्वास रखा है, जैसा कि आप बता रही हैं, जो बुरे वक्त में दूसरे देशों का साथ दिया है, क्योंकि भारत वही देश है जिसने यूएस को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन सप्लाई कराई थी जब यूएस के अंदर एक तरह से ये महामारी काफी चरम पर थी। तो अब प्राइमरीली आप देखिए कि जो कई सारे देश हैं, चाहे फ्रांस की बात कर लीजिए, अन्य यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए, जो कंट्रीज वहां पर हैं, यूएस की बात कर लीजिए, प्राइमरीली सिंगापुर की बात कर लीजिए, यूएई की बात कर लीजिए, ये तमाम देश भी अब आगे आ रहे हैं और भारत को जो भी सप्लाईज की जरूरत है, खास तौर पर जो ऑक्सीजन प्लांट्स या ऑक्सीजन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसको जल्द से जल्द मुहैया कराया जा रहा है। जो हमारी देश की एयरलाइंस है या फिर इंडियन एयरपोर्ट्स है, वो वॉर फुटिंग स्तर पर जाकर के ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भारत में लेकर के आ रहे हैं। और काफी हद तक इन ऑक्सीजन सप्लाईज को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे के अंदर ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके, जो इस समय पर सरकार की सबसे बड़ी, यानी अरुण, जो ऑक्सीजन अब आ रही है देश में और जो ऑक्सीजन उपकरण भी अब देश में आ रहे हैं, उनको सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत आगे पहुंचाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अब इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो भारत सरकार लगातार विभिन्न मोर्चों के तहत ये कोशिश कर रही है कि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर किया जा सके ताकि मरीजों को अस्पतालों में राहत मिल सके। इस बीच हम लगातार जैसे देख रहे हैं कि अस्पतालों से एसओएस मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन उन एसओएस मैसेजेस की तादाद अब धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि अब ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। और जिस तरीके से पीएम केयर्स फंड के तहत 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगने हैं, उससे पहले 162 पिछले साल ही उनको अलाउ किया गया था, उस पर भी काम चल रहा है। तो कह सकते हैं कि लगभग मई के मध्य तक आते आते देश में लगभग 700 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र काम करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन राहत लेकर आ सकते हैं। लेकिन कोरोना राहत की एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे कि कौन कौन से मोर्चों पर क्या बड़े काम हो रहे हैं जिससे कि लोगों को कोरोना से राहत मिल सके। इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे क्योंकि 3 मोर्चे हैं जिनके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है।
अगर हम इन 3 मोर्चों में बात करें तो पहला मोर्चा है ऑक्सीजन की आपूर्ति का। इस ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जैसा हमने आपको बताया, अमेरिका, सिंगापुर और तमाम अन्य देशों से भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या चिकित्सा उपकरण जो है उनका आयात किया जा रहा है। इसके अलावा हम जानते हैं कि किस तरीके से नौसेना और वायुसेना वो भी इस प्रयास में जुटी हुई है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द किया जा सके। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन की ट्रेन्स हैं जो न केवल ट्रकों को ही आरओ सुविधा के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रही है, बल्कि ऑक्सीजन टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स को भी पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के तहत हमने ऐसे देखा कि पीएम केयर्स फंड से भी देश में 551 और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ कदम जो उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी पॉलिसी डिसीजंस जो महत्वपूर्ण है इस संबंध में कि ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात पर जो सीमा शुल्क है उस पर पहले ही छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा कल ही एक खबर आई जब हमने देखा कि बंदरगाहों पर भी इन्हीं तमाम उपकरणों के लिए जो शुल्क लिया जाता है अब उसे भी माफ किया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति ये एक मोर्चा है, लेकिन दूसरा मोर्चा है दवा की उपलब्धता। अगर हम दवा की उपलब्धता की बात करें, क्योंकि जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं तो दवा तो चाहिए ही होती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसके आवंटन में केंद्र की ओर से वृद्धि की गई है। पूरी लिस्ट आई है सामने जिसमें सभी राज्यों का आवंटन बढ़ाया गया है। दरअसल रेमडेसिविर या उससे जुड़ा जो भी कच्चा माल होता है, जो भी अन्य घटक होते हैं, उन पर भी सरकार ने सीमा शुल्क माफ कर दिया है ताकि ये सस्ती दर पर मरीजों को मुहैया हो सके। साथ ही एक और बड़ी खबर जो आई कि जाइडस कैडिला की जो दवा है विराफिन, उसको भी अब आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। और इस दवा के लिए कहा जाता है कि शुरुआती स्टेज में अगर इसको दिया जाए तो मरीज का इलाज आसान हो जाता है। दवा की उपलब्धता से हटकर तीसरा मोर्चा आता है संक्रमण की रोकथाम का। इसको लेकर भी वक्त वक्त पर जहां केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश राज्य को दिए जाते रहे, तो वही हमने कल रात देखा कि किस तरीके से अहम दिशा निर्देश हुए कि कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए केंद्र ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। अब इनके तहत केंद्र इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि जो प्रभावित जिले हैं वहां संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए वहां 14 दिन के लिए स्थानीय नियंत्रण पर जोर दिया जाए। इसके तहत केंद्र ने यह सुझाव दिया है कि जिन जिलों में 10% सक्रिय मामले हैं या फिर जहां बिस्तरों की उपलब्धता 60% तक है, वहां पर ही ये गहन कार्रवाई की जाए। स्थानीय रोकथाम के उपायों पर विचार किया जाए और ये एफर्ट्स इस तरीके से केंद्रित तौर पर ये प्रयास किए जाएं ताकि संक्रमण को स्थानीय क्षेत्रों तक ही नियंत्रित कर लिया जाए। तो ये कुछ बड़े मोर्चे जिसके तहत केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और काम कर रही है, जिसके नतीजे हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें डीडी न्यूज। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। और आइए अब मिड डे प्राइम में नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और राष्ट्रीय प्राइम में भी बात कोविड की, क्योंकि देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,19,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हुए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 28,13,000 से ज्यादा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश भर में 2,812 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.13% तक पहुंच गई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,95,000 से ज्यादा हो गया है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में अब तक 27,93,21,177 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें 14,02,367 नमूनों का कल परीक्षण किया गया था।
और टीकाकरण की बात करें तो भारत में टीकाकरण अभियान भी सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और अब तक लगभग 14 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके दिए जा चुके हैं। तो चाहे टीके की बात हो या लोगों को बचाने की बात हो, काम जोरों पर चल रहा है। 14 करोड़ 19 लाख ये तादाद टीकाकरण के लोगों की, जिनको अब देश में अभी तक टीकाकरण किया जा चुका है और यही कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के तहत लाया जाए और 1 मई से जब 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा तब टीकाकरण और रफ्तार पकड़ेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। और दिल्ली में 22,933 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 10,27,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वायरस से प्रभावित 9,18,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 21,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जबकि 350 मौतें हुई। कोरोना से अब तक 14,248 लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 94,592 है। संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में 69,000 से अधिक लोगों को कोविड निवारक टीका लगाया गया। इसके साथ अब तक 29 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक राजधानी में दी जा चुकी है। और कोरोना की चुनौतियों के बीच दिल्ली के नागरिकों के लिए एक भरोसा बढ़ाने वाली खबर। छतरपुर स्थित राधा स्वामी ब्यास में फिर से स्थापित किए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में आज सुबह 10 बजे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मरीजों की भर्ती के लिए एसओपी और सभी निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। यहां मरीजों को दिल्ली से संबंधित जिलों के जिला निगरानी अधिकारी यानी डीएसओ के द्वारा ही रेफर किया जाएगा। अस्पताल में वॉक इन भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा इन सेंटर्स में प्रोटोकॉल भी फॉलो किए जाएंगे। मरीजों को पहले रिसेप्शन पर लाया जाएगा, जहां मरीज के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी और प्रारंभिक एंट्री और डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही उनकी प्रारंभिक शारीरिक और चिकित्सकीय जांच की जाएगी, जैसे उनके स्वास्थ्य का क्या स्तर, ऑक्सीजन लेवल और अगर कोई बीमारी है तो उसका भी जिक्र करना होगा। जिसके बाद आवंटित बिस्तर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। प्रवेश के बाद उन्हें एक किट भी प्रदान की जाएगी और सभी चिकित्सा उपचार, दवाएं, भोजन और अन्य सुविधाएं यहां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। आईटीबीपी के चिकित्सा स्टाफ के अलावा बल के तनाव परामर्शदाताओं की सेवाएं भी यहां मरीजों को उपलब्ध होंगी। सीएसआईआर कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने ड्राई स्वॉब वाले आरटीपीसीआर जांच को ठीक तरीके से करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक तकनीकी परीक्षण देने की पेशकश की है। केंद्र के निदेशक राकेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना नमूनों की जांच के लिए ड्राई स्वॉब जांच अत्यंत उपयोगी है। भारत में कोरोना वायरस की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है और उसको ध्यान में रख के सीएसआईआर की सीसीएमबी लैब ने विकसित किया है ड्राई स्वैब आरटीपीसीआर। जी हाँ, ये जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग है ये 30 से 40% सस्ता है नॉर्मल आरटीपीसीआर से और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आ सकते हैं। कोरोना वायरस के अधिक संक्रामक रूप के सामने आने के कारण वैज्ञानिकों के सामने चुनौती आ खड़ी हुई है और वो इससे निपटने के लिए और प्रयास कर रहे हैं। इस समय कोरोना नमूनों की जांच को बढ़ाने के लिए हैदराबाद स्थित सीएसआईआर के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने आरटीपीसीआर जांच की क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए ऐसी विधि विकसित की है जो कि समय भी बचाती है और किफायती भी है। इस नई विधि में जांच के नमूनों को वायरल ट्रांसफर माध्यम में डालने की नहीं जरूरत है और ये सूखे रूप में चंद मिनटों में आरटीपीसीआर जांच के लिए तैयार होगा। इससे ये मौजूदा जांच के मुकाबले 30 से 40% सस्ता होगा। डायग्नोसिस के लिए सीएसआर की लैब सीसीएमबी ने बनाया है वो आरटीपीसीआर मेथड के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हमने इसमें 2 स्टेप्स जो वीटीएम में सैंपल कलेक्ट करने वाला स्टेप और फिर उसके बाद आरएनए आइसोलेट करने वाला स्टेप हटा दिया है और ये मेथड इसलिए बहुत ही सिंपल और उतने ही एक्यूरेसी वाला है जैसे कि स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर मेथड है। हम इसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं स्वैब को और उसको सीधा एक ड्राई ट्यूब में रख के
टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो मतलब लिक्विड में नहीं है तो इसका मतलब लीकेज नहीं होगा, ज़्यादा सीलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी हेल्थ हजार्ड कम है और क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा सैम्पल्स का। और उसके बाद आरएनए एक्सट्रैक्शन नहीं करने से हमको घंटों की टाइम का जो लगता है उसकी बचत होती है, रिएजेंट की बचत होती है, तो इसलिए ये मेथड जो है स्टैंडर्ड आरटी-पीसीआर के कंपैरिजन में उतना ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसमें आधा टाइम लगता है, आधा रिएजेंट लगता है और इसलिए इसकी कास्ट भी कम हो जाती है, टर्न अराउंड ज़्यादा हो जाता है। और हमारे एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग हैं उसी में हम आज का जो टेस्ट हो रहा है उससे 3 गुना भी ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये फ़ायदा होगा कि लोगों को जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। इस विधि को देश के कई शोध संस्थानों ने मान्यता दी है और इसके उपयोग को ICMR ने भी मंजूरी दी है। ये विधि अभी किए जा रहे RT-PCR जांच के मानकों के अनुरूप है। नागपुर स्थित CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने इस विधि का उपयोग करते हुए 50,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की है। इस विधि की तकनीक को अपोलो हॉस्पिटल, मैरिल लाइफ एंड स्पाइस जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भी दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस विधि से देश में नमूनों की जांच तेजी से करने में मदद मिलेगी। CCMB की ड्राई स्वैब RT-PCR टेस्टिंग को ICMR से भी मान्यता मिल चुकी है और कहा जा रहा है कि ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 66,000 के पार हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 66,191 नए मामले सामने आए हैं और सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,98,354 है। राज्य में 61,450 मरीजों को छुट्टी दी गई, जबकि 832 और मरीजों की मौत हुई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में 5 ताप विद्युत संयंत्रों से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। अकोला जिले का पारस ताप विद्युत संयंत्र भी इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अगले आदेश तक सभी पेड पब्लिक पार्क्स बंद कर दिए हैं। एक अहम फैसले में जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में रात के कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी पेड पब्लिक पार्क्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पार्कों में लोग नहीं जा सकेंगे। पहले रात के कर्फ्यू का समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का था, जिसे 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार एहतियात के सभी प्रभावी कदम उठा रही है, जिसके तहत अब ये निर्देश लागू किए गए हैं। तमिलनाडु में आज से आंशिक लॉकडाउन शुरू हो रहा है। आज सुबह से सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम्स और सभागार बंद रहेंगे। इस बीच चेन्नई में मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन और तूतुकुड़ी प्लांट को फिर से खोलने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के बढ़ते मामलों पर टीम 11 के साथ बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई भी सरकार या निजी अस्पताल किसी भी कोविड-19 के रोगी को भर्ती करने से इनकार ना करे जहां बिस्तर उपलब्ध हो। मध्य प्रदेश में भोपाल में जारी कोरोना कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू से कोविड संक्रमण दर स्थिर हुई है। और ऐसे वक्त में जब भारत कोरोना संक्रमण की तेज लहर से जूझ रहा है, दुनिया के तमाम मुल्क भी उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में उसका साथ देने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को मदद का आश्वासन देते हुए ट्वीट किया है, महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर कोविड के बढ़ते मामलों के कारण तनाव था, उस वक्त भारत ने जिस तरह हमारी मदद की थी, इस मुश्किल वक्त में अमेरिका भी भारत की मदद के लिए उसी तरह एकजुटता के साथ खड़ा है।
व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल को फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि भारत को उपलब्ध संसाधन और आपूर्ति देने के लिए अमेरिका तेजी से काम कर रहा है। इन संसाधनों में कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री, थेरेप्यूटिक्स, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, पीपीई और वेंटिलेटर्स शामिल हैं। सुलिवन ने अपने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भारत में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बात हुई। आने वाले दिनों में आपसी संपर्क बनाए रखने को लेकर हमारे बीच सहमति बनी। अमेरिका भारत के लोगों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है और भारत के लिए आपूर्ति और संसाधन मुहैया करा रहा है। और इस बीच यूरोपीय संघ ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि भारत में महामारी की स्थिति से चिंतित हूं। हम भारत का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय संघ इस मुश्किल वक्त में भारत की मदद के लिए यूरोपीय संघ नागरिक संरक्षण प्रणाली के तहत संसाधन जुटा रहा है ताकि त्वरित प्रभाव से वहां मदद भेजी जा सके। हम भारत के लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यूके से महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भारत भेजे जा रहे हैं। हम मुश्किल दौर में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तमाम देश, तो वहीं देश में भी विभिन्न राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस आपदा की घड़ी में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे तमाम रिपोर्टर्स देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं। उनसे कोविड की क्या है मौजूदा स्थिति पर जानकारी के लिए दिल्ली से नितेंद्र सिंह, भोपाल से आदित्य और मुंबई से श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि केंद्र की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को अब उन्हें त्वरित तौर पर अप्लाई करना है, उन्हें लागू करना है। ऐसे में दिल्ली में भी जब हम बात करते हैं तो राहत की तमाम खबरें हमारे पास आ रही हैं। मौजूदा स्थिति क्या कहती है? देखिए, सरकार के चारों तरफ से जो एफर्ट हो रहे हैं उसका रिजल्ट अब आएगा, क्योंकि जो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे लगातार, हम देख रहे हैं कि औसतन 3 लाख से अधिक मामले हर दिन आ रहे हैं करीब 3-4 दिनों से, और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कल ही एक नई कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई गई है और वो राज्यों को दिया गया है, जिला प्रशासन को भेजा गया है कि इसको सख्ती से लागू करे, क्योंकि उसमें ये जिक्र है कि अगर किसी एरिया में 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट एक हफ्ते में देखा जा रहा हो और उनकी जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 60% अगर हो आईसीयू या ऑक्सीजन वाले बेड की, तो ये आपको समझना है कि बहुत सख्त कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत है। और ऐसा कंटेनमेंट जोन है जो 14 दिन तक लागू रहे, जहाँ पर वहाँ से कहीं दूसरी जगह कोई जा नहीं सकता और उस एरिया में बाहर से कोई आ नहीं सकता। इस तरह की बनाने की बात की गई। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट ट्रेस और उस पर फोकस करने की भी बात की गई है और टीकाकरण को भी तेज अभियान करने की बात की गई है। साथ ही साथ जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो या फिर एनसीसी के हो या फिर छात्रों को, लीडर्स को, जो लोकल लीडर्स हो, उनको इन्वॉल्वमेंट करके लोगों में जागरूकता फैलाने की भी बात कही गई है। तो ये क्योंकि 160 से अधिक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है और आने वाले दिनों में 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से फैलेगा। तो ऐसे में पहले से एहतियाती कदम उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टायर 2, टायर 3 सिटी में अगर इसका संक्रमण ज़्यादा होगा तो वहाँ के हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी दबाव पड़ेगा। तो इसीलिए जिला प्रशासन को पहले से सतर्क रहने के लिए कहा गया है और ये इम्पोर्टेंट है। अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें पूरे हफ्ते में किस तरह का ट्रेंड रहा है और आगे किस तरह का ट्रेंड रहेगा इसके फैलने का, संक्रमण का, उसके बारे में विस्तार से हेल्थ सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देंगे और उसमें और क्या कुछ सरकार की अलग रणनीति बन रही है उसकी भी जानकारी देंगे। जी, चलिए इस वक्त रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का। श्यामा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। श्यामा, हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य के रूप में सामने है। मुंबई से भी बहुत ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं सामने, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर रार की बात भी सामने आ रही है सरकार के अलग अलग घटक दलों के बीच। लेकिन ये तो वक्त ऐसा नहीं है जब आपस में श्रेय लेने की कोशिश की जाए वैक्सीनेशन को।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पहले वैक्सीनेशन को लेके ये सारा ब्लेम गेम चला कि अब इनके पास में वैक्सीनेशन की डोजेस कम पड़ रहे हैं, इतने सारे डोजेस आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद में बताया गया, ये क्लियर किया गया कि कितने डोजेस महाराष्ट्र को भेजे गए हैं और लगातार हर हफ्ते के बेसिस पे महाराष्ट्र को अधिक से अधिक डोजेस पहुंचाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो जोर पकड़े। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स है पॉजिटिव केसेस के मामले में, वैसे ही महाराष्ट्र वैक्सीनेशन ड्राइव में भी सबसे आगे है। हम अगर इस बार बात कर रहे हैं तो कल तक की अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो महाराष्ट्र ने टोटल की अगर बात कर लें तो 1 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन डोजेस एडमिनिस्टर कर चुके हैं। तो इसमें जो टोटल लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक डोजेस जो फर्स्ट डोज है वो कंप्लीट करा चुके हैं और अभी भी एक तरीके से काफ़ी अभी लंबा रास्ता बाकी है क्योंकि अभी जो सभी लोग हैं उनके सेकंड डोजेस होना बाकी हैं। साथ ही अभी तक फ्रंट लाइन वर्कर्स या हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं उनके भी कई सारे जो वर्कर्स हैं उनके सेकंड डोजेस कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो वो वाली सारे प्रोसेस भी वॉर फुटिंग पे है। इसके अलावा हम बात कर लें महाराष्ट्र की, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र लगातार हफ्ते भर से 60,000 के ऊपर केसेस रजिस्टर करा आ रहा है, ये बात सामने निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र अब अपने पीक पर पहुंच चुका है क्योंकि ये एक प्लेटो पहुंच गया है। इसके आगे नंबर्स नहीं जा रहे हैं, जो मैक्सिमम नंबर्स जा रहा था वो 68,000 तक जा चुका है और उसके ऊपर ये आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर एक सुकून मिल सकती है कि महाराष्ट्र प्लेटो पे पहुंच चुका है। अब इसके बियॉन्ड सिचुएशन खराब नहीं होगी। इसके अलावा मुंबई की बात कर लें तो मुंबई जो इलाका है यहाँ पर कह सकते हैं कि सक्सेसफुल पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पर वो डिक्लाइनिंग का पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुंबई लगातार नंबर्स को कम रजिस्टर कर रहा है और साथ ही हमने देखा है कि ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जिस तरीके से सरकार ने बताया, केंद्र ने बताया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कीजिए, आप 30 जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करिए, उनका ट्रीटमेंट करिए, उनको आइसोलेट करिए। तो ये सारे जो तरीके हैं, मेजर्स हैं, वो काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जो जिस तरीके से सारे मेजर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर लीजिए या स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर लीजिए, एक समन्वय बनाते हुए यहाँ पर जिस तरीके से अप्लाई होगा, नंबर्स कम होते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र की जो आंकड़े हैं वो प्लेटो पे पहुँच रहा है और उम्मीद यही है कि जल्द ये आंकड़े डाउन साइड की तरफ में भी रुख लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। श्यामा बने रहे हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां भोपाल से आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार कदम उठा रही है कि संक्रमण को थामा जा सके, ऐसे में क्या स्थिति है इस वक्त राज्य की? देखिए ममता जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोन पर बात हुई है और मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है, ये जिलेवार जिस तरीके से जो हालात हैं उससे प्रधानमंत्री को अवगत कराया है मुख्यमंत्री ने। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बहुत माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसको लेकर एक प्रसन्नता व्यक्त की है प्रधानमंत्री ने। और एक बात और ये भी कही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से खासकर ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और ट्रीट और ट्रेसिंग की जो व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर काम और तेजी से बढ़ाया जाए। सराहना जरूर की है कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उस काम को और तेजी से बढ़ाया जाए। दूसरी एक राहत की बात यह है कि सेना की बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी मदद जो है वो मध्य प्रदेश को मिलना शुरू हो गई है। डीआरडीओ की काफी अच्छी मदद मिल रही है, खासकर उन इलाकों में जहां पर अस्थायी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अस्थायी बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात की जाए या संसाधनों को जुटाने की बात की जाए तो वहां पर सेना का बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का सामना कई जगहों पर देखने को करना पड़ रहा है, ऐसे में जो सेना के विमान है, रक्षा मंत्री से भी मुख्यमंत्री की बात हुई तो सेना के विमान से जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। रेलवे के जरिए भी उन टैंकर्स को मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश यही है कि जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जाए, खासकर उन इलाकों में जहां पर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था, पिछले अगर हफ्ते भर की बात करें तो उसमें पिछले 1-2 दिनों से एक ठहराव आया है।
आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वो वहीं स्थिर हो गए हैं। उसका कारण एक सबसे बड़ा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों पहले मध्य प्रदेश ने कोरोना कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था, खासकर जो शहरी इलाके थे मध्य प्रदेश के, उसका कहीं ना कहीं असर अब देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अब वो शहरी इलाकों में जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ा दिया गया है। भोपाल की अगर बात करें तो 3 मई तक उसको बढ़ा दिया गया है, जबलपुर में भी उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा है कि 30 अप्रैल तक की डेट तो मुख्यमंत्री ने ही दे दी है और कहा है कि 30 मध्य प्रदेश में जो लोग हैं वो कोरोना कर्फ्यू अपने आसपास लगा लें। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में चल रहा है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो कोरोना का ग्राफ है वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ जी भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद रखी जा सकती है, यानी कि सरकार अपनी ओर से तो कदम उठा ही रही है, लेकिन जाहिर है कि हर व्यक्ति को भी अपने स्तर पर अपना कर्फ्यू लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि संक्रमण को हम, इस श्रृंखला को हम तोड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, श्यामा और आदित्य हमारे साथ मीडिया प्राइम में जुड़ने के लिए। और फिलहाल मीडिया प्राइम में यह वक्त चला है एक ब्रेक का। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। और मीडिया प्राइम में अब बात ताजा खबर की। और ताजा खबर में बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में फिलहाल मतदान जारी है। 5 जिलों में विधानसभा की 34 सीटों के लिए मतदान सवेरे 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 6:30 बजे तक चलेगा। दोपहर 12 बजे तक की बात करें तो लगभग 37.72% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने इस चरण के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 653 कंपनियां तैनात की हैं। पिछले 6 चरणों में विधानसभा की कुल 294 सीटों में से 223 के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। कोविड महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,500 मतदाताओं की बजाय 1,000 मतदाताओं के वोट डालने की व्यवस्था की है। इस चरण के दौरान 37 महिलाओं सहित कुल 268 उम्मीदवार विधानसभा की 34 सीटों के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने मतदाताओं से कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को भी कहा है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ममता जी के कुशासन के कारण मालदा बम बनाने की फैक्ट्री के रूप में जाना जाने लगा, नकली नोट छापने की दृष्टि से भी जाना जाने लगा है। उन्होंने भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव मालदा की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला चुनाव है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही नहीं है, यह चुनाव मालदा और बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला चुनाव है। यह बंगाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला चुनाव है और यह चुनाव विकास की नई कहानी लिखने वाला चुनाव है। और उसमें मालदा भी, उसको भी सोनार बंगाल बनाना है, उसमें भी असोल परिवर्तन लाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो चुनाव है, यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल में जो आज मतदान चल रहा है 7वें चरण का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। दक्षिण दिनाजपुर से अनुज यादव और दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा से हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, भवानीपुर से अगर शुरुआत करूं तो ये ममता बनर्जी का गढ़ है, ऐसे में यहाँ मतदान किस रफ्तार से चल रहा है?
देखिए बिल्कुल ममता बनर्जी का गढ़ है और 2016 के चुनावों के जो नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कोलकाता 11 विधानसभा सीटें थी और 11 के 11 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने विजय हासिल की थी। इससे पहले 2011 में भी सभी 11 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल करी थी। तो इस लिहाज से ये ममता बनर्जी का गढ़ कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इलेक्शन है वो इस कारण भी हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा से भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार भवानीपुर सीट से चुनाव न लड़के वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। सुबह से ही जब से यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए, क्योंकि अभी ममता दोपहर का समय है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है, लोग कम निकल रहे हैं और लंच लेने के बाद हो सकता है कि उसके बाद बड़ी संख्या में निकलेंगे, क्योंकि जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे थे तो बड़ी लंबी लंबी कतारें थी, बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग और जो युवा वोटर हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे और अपने अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया था। चुनाव आयोग ने तमाम तरह के उपाय भी इस तरह के किए हैं कि लोगों को परेशानी ज़्यादा ना उठानी पड़े, वो यहाँ पर अगर आएँ तो सबसे पहले मास्क पहनकर आएँ, ये लगातार चुनाव आयोग की अपील की है। बिना मास्क के वो अंदर नहीं आने दिया जाएगा और अगर किसी के पास भूलवश मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही पूरा उनको हैंड सैनिटाइज करने के बाद उनको ग्लव्स दिया जा रहा है, तभी वो जो ईवीएम तक पहुंच सकते हैं और अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम उपाय चुनाव आयोग ने किए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में भी तो कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। कल 14,000 के आसपास थे और आज जो हमें जानकारी मिली है 16,000 के आसपास। और इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग जी नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं दक्षिण दिनाजपुर का, जहां से अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, हमने देखा है कि इस चरण के लिए भी चुनाव प्रचार पहले जितना किया गया वहां पे वर्चुअल तरीके से अब उसके बाद किया जाने लगा, लेकिन इस चरण के लिए जो प्रचार हुआ उसके बाद किस तरीके के मतदाताओं का जोश मिल पाया है, देखने को मिल पा रहा है इस वक्त, खासकर तब जब कोविड का साया भी इन चुनावों पर ज्यादा दिख रहा है? देखिए ममता, सबसे पहले मैं आपको अभी की ताजा खबर दे दूं। 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो करीब 48% मतदान हुआ है। ये एक अच्छा मतदान इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं इस कोविड की चुनौतियों के दौरान ये एक सबसे बड़ा सवाल था कि क्या 7वें चरण के अंदर मतदान प्रतिशत कहीं कम तो नहीं होगा, लेकिन अभी तक जिस तरीके से प्रतिशत सामने निकल कर आया है हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत है और लोग अपने घरों से सुरक्षा उपायों के बीच में अपने मतदान केंद्रों तक जाकर लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, देखिए बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो पहले 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद किया जाता था, फिर उसको 72 घंटे कर दिया गया और निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी कोशिश ममता यही थी कि लोग जो हैं उनको इस बीमारी से दूर रखा जाए, जो भीड़ भाड़ रैलियों के अंदर होती थी उसको कम किया जाए। और यही एक सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक दलों ने भी निर्वाचन आयोग की इस बात को मानते हुए कम संख्या में लोगों को बुलाकर 500, 200, 250 की संख्या में बुलाकर वर्चुअली जो है उसका चुनाव प्रचार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सबसे बड़ी शुरुआत की। आज भी अगर मैं बात करूं जो 8वां चरण होना है उसके लिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने यहां से मालदा से कुछ दूर पर उन्होंने आज प्रचार किया। तो हम इस दौरान इस बात को कह सकते हैं कि प्रचार के अंदर भीड़ को कम करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन लोगों के अंदर अपने इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से, छोटे छोटे जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या डोर टू डोर जो प्रचार जिसकी परमिशन दी थी निर्वाचन आयोग ने उसके तहत हुआ और वो जो जोश है आज वो वोट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मतदाता अपने घरों से कोविड की चुनौतियों के बीच सुरक्षा उपायों के तहत यहाँ पर अनुज उम्मीद करते हैं कि शाम तक बेहतरीन मत प्रतिशत सामने नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज और नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। 20 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में 49,789 पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहा है और इस चरण में तीसरे चरण के मतदान में 2,07,549 अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया। 427 जोनल मजिस्ट्रेट्स, 2,910 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की भी यहां ड्यूटी लगी हुई है।
तो लखनऊ में हो रहे पंचायत चुनाव पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता रामेंद्र लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, पंचायत चुनावों के जरिए अपने वोट की ताकत को दिखाना जनतंत्र का एक बड़ी ताकत है। ये ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की जनता आज के इन पंचायत चुनावों में किस जोश के साथ सामने आ रही है? जब भी पंचायत चुनाव होते हैं, बहुत टफ चुनाव होते हैं और लोग कहते हैं कि गांव की सरकार है, अपने लिए सरकार का चुनाव किया जाता है। पूरे जो गांव हैं, जो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, तो पंचायत प्रतिनिधि अपने चुने जाते हैं और उसका उद्देश्य होता है कि जो डेवलपमेंट का ढांचा है वो खुद बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो जबरदस्त उत्साह है। पिछले 2 चरणों में 70% से अधिक मतदान हुआ था। अभी तक जो 1 बजे तक की रिपोर्ट आ रही है, संभावित रिपोर्ट, उसमें 40 से 50% तक मतदान हो चुका है। जो अच्छी स्थितियां दिख रही हैं कि लोग मतदान करने निकल रहे हैं और लोकतंत्र में जो बड़ा अधिकार लोगों के पास है उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया है, सुरक्षित चुनाव हो, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव हो, इसकी व्यवस्था की गई है। पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है पूरी तरीके से, सुरक्षा व्यवस्था भी, कहीं किसी प्रकार की गंभीर घटना की कोई सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है और उम्मीद यह है कि इस चरण में भी 70% से अधिक मतदान होगा। ममता, इस उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल, ये उम्मीद की जाती है। और पंचायत चुनाव तो जमीन से जुड़े चुनाव हैं जो विकास को जमीन तक पहुंचाने के लिए दिशा पुख्ता करते हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं बेहतर मत प्रतिशत की। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहां वक्त एक ब्रेक का। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill। मिड डे प्राइम में ब्रेक के बाद अब रुक कर लेते हैं खेल खबरों का गौरव के साथ। तो गौरव, खेल खबरों में कह सकते हैं तीरंदाजी के क्षेत्र से अच्छी खबर आ रही है। बिल्कुल ममता जी, तीरंदाजी के क्षेत्र से बहुत अच्छी खबर है, जहां विश्व कप में ग्वाटेमाला में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मैक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमालिका बारी की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक मुकाबले में 27 अंक हासिल किए, जबकि मैक्सिको की टीम 26 अंक ही जुटा सकी। भारतीय टीम ने 7 वर्षों के बाद विश्व कप में रिकर्व टीम मुकाबले में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। विश्व कप में टीम मुकाबले में दीपिका कुमारी का ये 5वां स्वर्ण पदक है। एक अन्य मैच में अतानु दास और अंकिता भक्त की भारतीय मिक्स्ड रिकर्व टीम ने अमेरिका को 6-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। तो एक शानदार खबर, एक अच्छी खबर। बात कर लेते हैं आईपीएल की, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 के पहले सुपर ओवर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के छक्के छुड़ा दिए। टीम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज की। मैच में दिल्ली ने पृथ्वी शॉ के 53 रनों की बदौलत 4 विकेट पर 159 रन बनाए, जबकि जवाब में हैदराबाद ने विलियमसन के नाबाद 66 रन के दम पर 7 विकेट खोकर इतने ही रन बनाए। मैच सुपर ओवर में गया, जहां हैदराबाद ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 7 रन बनाते हुए 8 रन का लक्ष्य रखा। दिल्ली ने आखिरी गेंद पर 8 रन बनाते हुए मैच अपने नाम किया। अब बात कर लेते हैं टेनिस की, जहां विश्व नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। नडाल ने फाइनल मुकाबले में स्टेफानोस सित्सिपास को 6-4, 6-7, 7-5 से शिकस्त दी। नडाल का ये 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब है। इस मुकाबले को जीतने में नडाल को 3 घंटे 38 मिनट का समय लगा। वहीं क्ले कोर्ट पर ये उनकी 61वीं खिताबी जीत रही। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं ममता के पास। धन्यवाद गौरव खेल प्राइम के लिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं।
और सबसे पहले कोविड की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक दुनिया भर में 14 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 12 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोग इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण से अब तक 31 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में अब तक 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि वहां 5 लाख 86 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और लाइफ प्राइम में आज बात ऑस्कर्स की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित 93वें अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर पुरस्कार काफी खास और ऐतिहासिक माने जाते हैं। इस बार सेरेमनी में कोई होस्ट नहीं, कोई ऑडियंस नहीं था, ना ही कोई नॉमिनीज हैं। पुरस्कारों में फिल्म नोमैडलैंड का जलवा देखने को मिला और फिल्म ने 3 मुख्य पुरस्कारों को जीतने में कामयाबी पाई, जहां नोमैडलैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से भी नवाजी गई। और इस फिल्म की अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। साथ ही नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्लोई झाओ ने अपने नाम किया। इसी के साथ झाओ पहली चीनी अमेरिकी महिला और वुमेन ऑफ कलर बन गई हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही वो ऑस्कर अवार्ड्स के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीतने वाली दूसरी महिला भी बन गई हैं। दूसरी तरफ दिग्गज अभिनेता एंथनी हॉपकिंस ने द फादर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया। इसके अलावा ब्रिटिश अफ्रीकन स्टारर डैनियल कलुया को फिल्म जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं कोरियन अमेरिकन फिल्म मिनारी के लिए यू यंग यू ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। गैरी ओल्डमैन की फिल्म मैंग को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड मिला है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ओपनिंग फिल्म अनदर राउंड को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। डेनमार्क से ये पुरस्कार जीतने वाली चौथी फिल्म है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राउंड ने एक और बड़ा खिताब अपने नाम किया। इफी में फिल्म के चयन को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया था। कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनदर राउंड 4 दोस्तों के बारे में कहानी है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शराब की क्षमता का परीक्षण करते हैं। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए ऑस्कर जीता। फिल्म ऑस्कर लेने वाली चौथी डेनिश फिल्म बन गई है। मैड्स मिकेल्सन अभिनीत फिल्म में मध्य विद्यालय के संकट के विभिन्न चरणों में हाई स्कूल के शिक्षकों को चित्रित किया गया है, जो शराब पीने से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। हॉलीवुड के खलनायकों और एंटी हीरो के किरदार के लिए जाने जाने वाले मिकेल्सन एक प्रशिक्षित डांसर हैं। थॉमस विंटरबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म को श्रेणी में फ्रंट रनर माना गया था। विंटरबर्ग कम बजट वाली प्राकृतिक फिल्म निर्माण के डेनिश डोगेम 95 आंदोलन के सह संस्थापक 2012 में द हंट के लिए पहले ऑस्कर नामित थे। हर साल की तरह द एकेडमी अवार्ड्स मेमोरियल सेक्शन में फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने 2020 में दुनिया को विदा कर दिया था। और आश्चर्यजनक रूप से एक साल के लिए ऐसा नहीं हुआ था, जो एक लंबी सूची थी। इनमें इयान होम, सीन कॉनरी, मैक्स वॉन सिडो, क्रिस्टोफर प्लमर, चैडविक बोसमैन और हमारे अपने भानु अथैया और इरफान खान शामिल थे। भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर विजेता थीं, जिन्होंने 1982 की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की ट्रॉफी अपने नाम की थी। इरफान खान एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता थे, जिनकी 29 अप्रैल को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद मृत्यु हो गई थी। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में अन्य नामांकित व्यक्ति थे हांगकांग के बेटर डेज, रोमानिया के कलेक्टिव, द मैन हु सॉल्व्ड हिज स्किन ट्यूनिशिया से, और बोस्नियाई युद्ध ड्रामा वदिस आइडा। فيني سألك ليش جوزتيني؟ المفروض أنا وياك نقلب صفحة.
पुरस्कृत फिल्म अनदर राउंड को ऑस्कर में भी मिला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। इसके साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा